हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का ग्रेड डोर पे। आज है हमारी 11th क्लास एलटी ग्रेड बायोलॉजी बैच की। जल्दी से बताइए आपने बाकी क्लासेस अटेंड करी या नहीं करी, तो कैसी लगी। और लास्ट सैटरडे को भी हमने जो प्रैक्टिस सीरीज करी थी वो आपने अटेंड करी या नहीं करी। और मुझे ज़रूर बताइएगा आउट ऑफ 21 कितने क्वेश्चंस आपके सही गए और कैसी लगी आपको सीरीज़ की क्लास सेकेंड। तो चलिए बिना किसी देर के बात कर लेते हैं हम आज की क्लास की। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल की। सेल साइकिल हमने फ्राइडे को बात करी थी सेल डिवीज़न की, उसी में ही आज हम बात आगे कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को और बात करेंगे सेल साइकिल की। चलिए देखते हैं क्या क्या है आज हमारा पढ़ने के लिए टॉपिक्स। चलिए जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स सेल साइकिल का टॉपिक है, तो सेल साइकिल होता क्या है ये तो जानना बहुत ज़रूरी है। देख लेते हैं। The cell cycle is a highly regulated process by which a cell grows, duplicates its DNA and divides into daughter cell. सेल साइकिल एक हाई रेगुलेटेड प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक सेल ग्रो होता है, डीएनए डुप्लीकेट होता है और क्या होता है, डिवाइड होता है। किस में? डॉटर सेल में। एक सेल डिवाइड होता है डॉटर सेल्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? क्रूशियल है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, टिश्यू रिपेयर के लिए और लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के लिए। सेल साइकिल के दो फेज होते हैं। पहला होता है हमारा इंटरफेज, सेकंड होता है हमारा एम फेज। अच्छा, ये फेज अब होते गए हैं, चलिए देख लेते हैं। इंटरफेज में क्या होता है, इसको हम प्रिपरेशन फेज भी बोलते हैं, साथ ही साथ ग्रोथ फेज भी। सेकेंड एम फेज को हम क्या बोलते हैं? माइटोटिक फेज एंड डिवीजन फेज। माइटोटिक फेज या फिर डिवीजन फेज। आज हम बात करेंगे इंटरफेज की और कल यानी ट्यूसडे को हम बात करेंगे एम फेज की। चलिए देख लेते हैं इंटरफेस में हमें क्या क्या पढ़ना है। चलो फटाफट से देखते हैं, आओ। तो फिर अरे ये क्या हो गया, ये पेन अपने आप चल जाता है बेचारा। चलो, इंटरफेस में क्या क्या होता है। इंटरफेस है क्या? इंटरफेयर इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। सबसे लंबा फेज यही है सेल साइकिल का। कितने अप्रोक्सीमेट, कितने परसेंट टाइम इसी में ही जाता है? 90% ऑफ द टोटल ड्यूरेशन। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरफेस में कितना अप्रोक्सीमेटली टाइम जाता है। ड्यूरिंग दिस फेज द सेल ग्रो। इस फेज के दौरान सेल ग्रो होता है, रेप्लिकेट करता है क्या? डीएनए। और क्या होता है इसमें? प्रिपेयर होता है किसके लिए? सेल डिवीजन के लिए। एंड इट इज क्रूशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक इंटीग्रिटी एंड फॉर प्रॉपर फंक्शन। जो हमारा इंटरफेस होता है ना, उसमें भी 3 सब फेसेस होते हैं, G1 फेस, S1 एस फेस एंड G2 फेस। G1 फेज को हम फर्स्ट गैप फेज भी बोलते हैं और प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि G1 फेज को हम क्या बोलते हैं और प्री डीएनए सिंथेसिस फेज एंड फर्स्ट गैप फेज। सेकेंड इज एस फेज, इसे हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन फेज। देखिए ध्यान से, G1 फेज है प्री डीएनए सिंथेसिस फेज और एस फेज क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन फेज, यानी इसमें रेप्लिकेशन हो रहा है किसका? डीएनए का। थर्ड वन इज G2 फेज, इसे हम सेकंड गैप फेज भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज। पोस्ट मतलब हो गया, इसमें क्या हो गया? डीएनए सिंथेसिस। चलिए वन बाय वन हम तीनों फेज को पढ़ते हैं, क्या है ये फेज। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स G1 फेज। ड्यूरेशन वेरिएबल्स क्या होगा? आवर्स टू डेज। डिपेंड करता है सेल टाइप पे। ये इनिशियल स्टेज है किसकी? इंटरफेस की। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। किस चीज़ की इनिशियल फेज है? ये इंटरफेस की इनिशियल फेज है। क्या? G1 फेज, याद रखिएगा। वेयर द सेल ग्रो, सेल ग्रो होता है एंड कैरीज आउट नॉर्मल एक्टिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इन पॉइंट्स को साथ साथ नोट करते चलिए। कॉपी पेन प्लीज़ साथ में लेके बैठा करिए और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सब नोट करके चलिए। वैसे तो ये सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि मैं सिर्फ वही पीपीटी में मतलब नोट करती हूँ, वही पीपीटी में ऐड करती हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, सब इम्पॉर्टेंट है।
की फीचर्स क्या होंगे जीवन फेज के, देख लेते हैं। द सेल इंक्रीजेज इन साइज, सेल क्या होगा, साइज में इंक्रीज होगा। सिंथेसिस होगा, किसका होगा सिंथेसिस, आरएनए का एंड प्रोटीन का। आरएनए एंड प्रोटीन जरूरी है किसके लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। डुप्लीकेशन होगा किसका, सेल ऑर्गेनेल का। याद रखिएगा जीवन फेज में किसका डुप्लीकेशन होगा, सेल ऑर्गेनेल्स का, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड द गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस को हम गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। प्लीज फिर से बोल रही हूँ, जीवन फेज में डुप्लीकेशन होगा सेल ऑर्गेनेल्स का। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड गोल्जी अपैरेटस। The cell prepares for DNA replication by accumulating nucleotides and enzyme। इसमें क्या होगा, इसमें डीएनए डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रही है, सिर्फ और सिर्फ तैयारी हो रही है। कैसे हो रही है, बाय accumulating न्यूक्लियोटाइड्स एंड एंजाइम्स। चलिए देखते हैं। द जीवन चेक पॉइंट ऑल्सो कॉल्ड द रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। जीवन चेक पॉइंट को हम और क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट भी बोलते हैं। ये क्या इंश्योर करता है कि जो सेल है उसके पास इनफ न्यूट्रिएंट है या नहीं है, डीएनए अनडैमेज तो नहीं है, और जो एनवायरनमेंट मिल रहा है वो फेवरेबल है या नहीं। किसके लिए फेवरेबल है, सेल डिवीजन के लिए। तो प्लीज ये पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। द जीवन चेक पॉइंट ऑल्सो कॉल्ड द रेस्ट्रिक्शन पॉइंट इंश्योर करता है that the cell has enough nutrients, the DNA is undamaged, the environment is favorable for cell division। फटाफट से इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम आउटकम्स पढ़ेंगे जीवन फेज के। फटाफट से नोट करिए प्लीज़। और प्लीज़ अगर बाकी की क्लासेस नहीं ली हो तो प्लीज़ क्लासेस अटेंड करिए। सब क्लासेस अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया है, अप्रॉक्स 10 क्लासेस हो चुकी हैं, 2 प्रैक्टिस सीरीज़ की क्लासेस हो चुकी हैं। मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 11 AM हम मिलते हैं एंड सैटरडे को हम मिलते हैं इवनिंग 5 PM। चलिए अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो हम बात कर लेते हैं पॉसिबल आउटकम्स की, किसके, जीवन फेज के। अगर कंडीशन फेवरेबल होगी तो क्या होगा, सेल मूव करेगा एस फेज में। अगेन पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अगर कंडीशन फेवरेबल होगी सेल डिवीजन के लिए तभी जो होगा सेल मूव करेगा एस फेज में। अगर कंडीशन अनफेवरेबल होगी तो सेल किस में एंटर करेगा, रेस्टिंग फेज में, जिसको हम जी नॉट फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, वेयर इट रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा लेकिन डिवाइड नहीं करेगा। एग्जाम्पल क्या होंगे, नर्व एंड मसल सेल्स। ये क्या होते हैं, परमानेंटली किस में स्टे करते हैं, जी नॉट में। फटाफट से ये पॉसिबल आउटकम्स को आप नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज की और, जो है हमारा एस फेज। देखते हैं एस फेज में क्या क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस फेज जो है उसे हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन फेज, क्योंकि इसमें ही तो होगा डीएनए रेप्लिकेशन। हम अभी पढ़ चुके हैं, जीवन को क्या बोलते हैं, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। इसमें क्या होगा, उसमें प्री आ जाएगा, प्री डीएनए रेप्लिकेशन फेज भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। इसका ड्यूरेशन क्या होगा, 6 to 8 आवर्स। दिस फेज इज क्रूशियल फॉर जेनेटिक कंटिन्यूटी। किसके लिए क्रूशियल है, जेनेटिक कंटिन्यूटी के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन अकर हो रहा है। इंश्योर करेगा कि ईच डॉटर सेल रिसीव एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या इंश्योर करेगा, हर जो डॉटर सेल है सारे, ईच डॉटर सेल क्या करे, रिसीव करे एग्जैक्ट सेम एकदम डिट्टो कॉपी किसकी, जेनेटिक मटेरियल की। चलिए अगर नोट करना चाहें तो कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बातचीत करते हैं आगे क्या है। ये चीज़ प्लीज़ इन पॉइंट्स को साथ में नोट कर लीजिएगा। प्री डीएनए सिंथेसिस फेज जीवन फेज को बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन फेज एस फेज एंड पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज 3 G2 फेज में आएगा। चलिए
ये आपने नोट कर लिया हो तो की फीचर्स की बात करते हैं। क्या होंगे एस फेज के की फीचर्स? ऑफ कोर्स इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा, इसको हम सेमी कंजर्वेटेड रेप्लिकेशन भी कहेंगे। वेयर ईच क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट, जो क्रोमोसोम होंगे डुप्लीकेट होंगे क्या? टू फॉर्म टू आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्या फॉर्म करने के लिए? दो एक जैसे सिस्टर क्रोमैटिड को फॉर्म करने के लिए। हिस्टोन प्रोटीन्स एज सिंथेसिस टू पैकेज द न्यूली फॉर्म डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा? सिंथेसाइज होगा किसके लिए? टू पैकेजिंग जो न्यूली फॉर्म डीएनए होगा उसकी। सेंट्रोसोम रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन होगा जो कि एसेंशियल है किसके लिए? माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए, जो किस दौरान होगी? सेल डिवीजन के दौरान होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड रिजल्ट ऑफ एस फेज द टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स, जो डीएनए का अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट वो क्या होगा? डबल होगा, लेकिन जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो सेम ही रहेगा। प्लीज क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। द टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स, किसका टोटल अमाउंट डबल हो रहा है? डीएनए का, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेगा। एग्जाम्पल इन ह्यूमंस डीएनए कंटेंट इंक्रीजेस फ्रॉम 2n to 4n, क्या होगा? 2n से 4n हो जाएगा, लेकिन जो नंबर होगा किसका? क्रोमोसोम्स का, वो सेम ही रहेगा, वो 46 ही रहेगा। आप लोग जानते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, पेयर 23 होते हैं। ये हम बात कर चुके हैं पहले की क्लास में, नहीं ली हो तो प्लीज़ अटेंड करिए, क्रोमोसोम्स में हमने बातचीत करी है। आगे आ जाता है हमारा G2 फेज, जिसे हम क्या बोलते हैं? गैप 2 फेज भी बोलते हैं और सेकेंड ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। इसका ड्यूरेशन कितना होगा? 2 to 4 आवर्स। दिस फेज सर्व एज अ फाइनल चेक पॉइंट बिफोर माइटोसिस, ये क्या है? एक फाइनल चेक पॉइंट है, किससे पहले का? माइटोसिस से पहले का, जो अलाउ करेगा, अलाउइंग द सेल टू इंश्योर करेगा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक्यूरेट हुआ है या नहीं हुआ है, और जो सेल है वो डिवीज़न के लिए रेडी है या नहीं है। तो यही है, क्या है? ये है चेक पॉइंट, किससे पहले का? माइटोसिस से पहले का फाइनल चेक पॉइंट। G2 phase is the final checkpoint before mitosis that ensure that allowing the cell to ensure that DNA replication was accurate and ready for division. Points note कर लीजिएगा साथ साथ, बहुत ज़रूरी हैं। फिर से बोल रही हूँ, G2 फेज को हम क्या बोलते हैं? गैप 2 फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज, पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, अभी बता चुकी हूँ, प्लीज़ नोट करिएगा। बात करते हैं इसके की फीचर्स की, तो इसके की फीचर्स क्या होंगे? द सेल कंटिन्यूज टू ग्रो एंड प्रोड्यूस प्रोटीन, सेल कंटिन्यू क्या होगा? ग्रो करना कंटिन्यू रखेगा और प्रोड्यूस करेगा क्या? प्रोटीन को। सिंथेसिस होगा किसका? ट्यूबुलिन प्रोटीन का, किसके लिए? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज पॉइंट नोट कर लीजिए। फाइनल प्रिपरेशन होगी किसकी? फॉर माइटोसिस। क्रोमोसोम स्टार्ट होंगे कंडेंस होना। सेंट्रोसोम क्या होगा? फुली डुप्लीकेटेड होगा। द G2 क्या हो? द G2 चेक पॉइंट इंश्योर, क्या इंश्योर करेगा हमारा G2 चेक पॉइंट? ये फाइनल चेक पॉइंट है बिफोर माइटोसिस, अभी बता चुकी हूँ। डीएनए एप्लीकेशन वॉज सक्सेसफुल, वॉज एक्यूरेट और नॉट, देयर आर नो डीएनए म्यूटेशन, the cell has sufficient energy for mitosis or not, डीएनए रेप्लिकेशन एक्यूरेट हुआ नहीं हुआ, सेल के पास सफिशिएंट एनर्जी है माइटोसिस के लिए या फिर नहीं है। प्लीज़ पॉइंट्स नोट कर लीजिए, फटाफट से जल्दी से कर लीजिए। आज हम 11 क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आज हम सिर्फ इंटरफेस की बात करेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बाकी की हम एम फेस की बात अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो होगी कल मॉर्निंग 11 AM ट्यूसडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ एरर्स आर डिटेक्टेड इन डीएनए रेप्लिकेशन, अगर एरर्स डिटेक्ट होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, द सेल अटेम्प्ट टू रिपेयर दैम, सेल क्या अटेम्प्ट करेगा? उन्हें रिपेयर करने का। अगर डैमेज इरिपेबल हुए, नहीं हो सकते हैं वो रिपेयर,
तो क्या होगा? एपोप्टोसिस, द सेल अंडरगोज एपोप्टोसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये किसके लिए होगा? प्रिवेंट करने के लिए डिफेक्टिव सेल डिवीजन। पॉइंट नोट कर लीजिए। If errors are detected in DNA replication, the cell attempt to repair them. If the damage is irreparable, sorry confusion हो जाती है इसमें भी, the cell undergoes apoptosis, जिसे हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। किसके लिए होगा भाई ये सारा? ताकि कोई डिफेक्टिव सेल डिवीजन ना हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। की रेगुलेटरी चेक पॉइंट्स इन इंटरफेस। देखिए बात कर लेते हैं। जीवन क्या है? चेक पॉइंट की बात करें, इसे हम रेस्ट्रिक्शन पॉइंट बोलते हैं, जो इंश्योर करता है सेल के पास एक अच्छा खासा इनफ हो, सेल इज लार्ज इनफ, हैज इनफ न्यूट्रिएंट्स हो और अनडैमेज डीएनए हो बिफोर मूविंग टू एस फेस। एस फेस में जाने से पहले ये सब कुछ कर लेता है, इंश्योर कर लेता है कि उस पर इनफ न्यूट्रिएंट है कि नहीं, डीएनए अनडैमेज तो नहीं, अनडैमेज है या नहीं है, डैमेज तो नहीं है। उसके बाद ही ये किस में मूव होगा? एस फेस में। G2 चेक पॉइंट की बात करें, एंश्योर सक्सेसफुल डीएनए रेप्लिकेशन बिफोर माइटोसिस बिगिन। इसमें क्या होगा? ये इंश्योर करेगा कि डीएनए रेप्लिकेशन सक्सेसफुल हो गई या नहीं हुई। किससे पहले? माइटोसिस स्टार्ट होने से पहले। इफ अ सेल फॉल्स दीज चेक पॉइंट्स इट में, अगर जो सेल है वो फॉल होता है, क्या फॉल दीज चेक पॉइंट, तो क्या होता है? ये किस में जाता है? ये जी नॉट फेस में जाता है। इसमें क्या होता है? परमानेंट नॉन डिवाइडिंग स्टेट बोलते हैं इसको। रिपेयर इट्स डीएनए डैमेज, रिपेयर करेगा क्या? डीएनए डैमेज को। अगर वो डीएनए जो डैमेज है वो रिपेयर नहीं हो सकता तो फिर क्या होगा? सेल अंडरगोज एपोप्टोसिस, जिसे हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी बोलते हैं। इफ द डैमेज इज बियॉन्ड रिपेयर, जब अगर वो जो डैमेज है वो रिपेयर नहीं हो सकता, देन द सेल अंडरगो एपोप्टोसिस विच इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले की क्लास में। क्या होता है एपोप्टोसिस? क्वेश्चन की हेल्प से भी हमने जाना था। नहीं ली हो क्लास तो भाई ले लो ना, किसने मना किया? जल्दी जल्दी से देखो, अटेंड करो। चलो आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होंगे इंटरफेस के? एंश्योर प्रॉपर सेल ग्रोथ एंड फंक्शन, सेल की प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, फंक्शन प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेंटेन करेगा क्या? जेनेटिक स्टेबिलिटी बाय एक्यूरेटली रेप्लिकेटिंग डीएनए। अलाउ करेगा सेल को क्या? टू एक्यूमुलेट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। किसके लिए भाई? डिवीजन के लिए तो ज़रूरत है। हमने भी पढ़ा भी था कि इनफ न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं है, और डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है। प्रिवेंट्स अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, प्रिवेंट करेगा क्या? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को बाय एनफोर्सिंग चेक पॉइंट्स। जल्दी से इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज हम 11 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इन्हीं टॉपिक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, जैसा मैंने बोला था आज हम 11 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एम फेस की बात हम कल करेंगे, साथ साथ क्वेश्चंस भी करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आज ज़्यादा लंबे टॉपिक्स को नहीं खींचा, क्वेश्चंस को ऐड कर लिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकें हर टॉपिक से। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ दिस सेल साइकिल डज डीएनए रेप्लिकेशन अकर। अभी हम पढ़ चुके हैं, बताइए जल्दी से किस फेज में सेल साइकिल के डीएनए रेप्लिकेशन होगा? G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। जल्दी से बताइए, 10 सेकंड स्टार्ट होते हैं आपके। अब फटाफट से बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताइए क्या होगा, किस में होगा डीएनए रेप्लिकेशन। इसका सही जवाब होगा एस फेज। अभी हमने पढ़ा G1 फेज को हम क्या बोलते हैं? प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। डीएनए रेप्लिकेशन फेज एस फेज एंड G2 में होता है पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज। एस फेज होगा इसका सही आंसर। थोड़ा सा फिर भी लिख देती हूँ, वैसे तो मैं एक बार बता चुकी हूँ, फिर भी कोई बात नहीं। डीएनए रेप्लिकेशन occurs during
S phase where the cell duplicates. क्या duplicates its genetic material before mitosis. फटाफट से नोट कर लो भाई, करना चाहो तो कर लो, वैसे तो अभी हमने पढ़ा है, नोट करा ही होगा आप लोगों ने। जल्दी से कर लीजिए, नहीं किया हो, ताकि हम बढ़े अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं फिर जल्दी से। चलिए आगे बढ़ाती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन विच फेज डू क्रोमोसोम अलाइन एट द सेंटर ऑफ द सेल। ये हम पढ़ चुके हैं कब, फ्राइडे को। जल्दी से बता दो। इसे हम डिटेल में तो ट्यूसडे को पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जान चुके हैं। और ये भी हम जान चुके हैं कि कौन सा फेज होगा जिसमें क्रोमोसोम सेंटर में अलाइन होंगे सेल के। जल्दी बता दो, जल्दी बताओ। 10 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं। अगर फ्राइडे वाली क्लास ली होगी तो पता होगा आप लोगों को इसका सही जवाब क्या होगा, सही उत्तर जल्दी बता दो। इसका सही आंसर है क्या, मेटाफेज। ड्यूरिंग मेटाफेज क्रोमोसोम अलाइन एट द सेंटर ऑफ द सेल। क्या करते हैं ये, इस पे प्रिपेयरिंग, क्या प्रिपेयरिंग करेंगे, फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रिपेयरिंग फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जल्दी से बताओ किसका होगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जल्दी बताओ। टू डॉटर सेल भाई, बता चुकी हूँ वैसे तो मैं फ्राइडे को। जल्दी से, चाहे तो नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, फिर हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से नोट कर लीजिए। मेटाफेज इज द फेज वेयर क्रोमोसोम अलाइन एट द सेंटर ऑफ द सेल प्रिपेयरिंग फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। जल्दी से, चलिए फिर हम बढ़े आगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देख लेते हैं। आगे बढ़ूं, चलो। द जी नॉट फेज रिफर्स टू। जी नॉट फेज किसे रेफर होगा, जल्दी से बताओ। सेल डिवीजन, सेल साइकिल अरेस्ट, डीएनए रेप्लिकेशन या माइटोसिस। अब भी पढ़ा है हमने मुश्किल से 5 मिनट पहले, फटाफट बता दो। 10 सेकंड भी नहीं, 5 सेकंड मिलेंगे इसमें आपको। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, समय समाप्त होता है आप लोगों का, इतनी देर नहीं मिलती है भैया एग्जाम में। सेल साइकिल अरेस्ट, इसमें क्या होता है, सेल्स एंटर द जी नॉट फेज where when they dividing stop dividing। क्या डिवाइड करना रोकेंगे, डिवाइडिंग टेम्परेली और परमानेंटली। कहाँ गया, परमानेंटली। जल्दी से लिख लो, इसके एग्जाम्पल भी लिख लो यार, बता चुकी हूँ पर कोई बात नहीं। नर्व सेल एंड मसल सेल, फटाफट से कर लो। सेल एंटर द जी नॉट फेज व्हेन दे स्टॉप डिवाइडिंग टेम्परेरी या परमानेंटली। चाहे परमानेंटली डिवाइड करना बंद करे, चाहे टेम्परेरी। जी नॉट फेज को हम सेल साइकिल अरेस्ट भी बोलते हैं। फटाफट से लिख लो, फटाफट से इन पॉइंट्स को, फिर हम आगे बढ़े अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी से कर लो, जल्दी से, जल्दी से, चलो आगे बढ़े। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, विच चेक पॉइंट एंश्योर्स दैट द डीएनए इज अनडैमेज्ड बिफोर एंटरिंग द एस फेज। जल्दी बताओ, अभी हमने इसके बारे में करी थी। देखो मैं तभी आज ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ा रही थी, क्वेश्चन लेके आई, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू भी हम समझते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, और प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, इसलिए आज मैंने 11 क्वेश्चन ऐड कर लिए। बताओ जल्दी से, कौन सा होगा चेक पॉइंट जो इंश्योर करेगा कि डीएनए जो है वो अनडैमेज है या नहीं, कब, एस फेज में एंटर करने से पहले। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या होगा भाई, जीवन चेक पॉइंट होगा। क्या होगा, जीवन चेक पॉइंट। ये क्या करेगा, इंश्योर करेगा
कि जो डीएनए है वो क्या है, अनडैमेज है या नहीं है, अनडैमेज है या नहीं है। एंड द सेल के पास इनफ न्यूट्रिएंट है या नहीं, द सेल हैज इनफ न्यूट्रिएंट्स कब, बिफोर क्या, कमिटिंग क्या, टू डीएनए रेप्लिकेशन। जल्दी से इस पॉइंट को नोट करना चाहें तो कर लीजिए, अगर आपने पहले नहीं किया हो तो फटाफट से कर लीजिए। जीवन चेक पॉइंट इंश्योर दैट द डीएनए इज अनडैमेज्ड बिफोर एंटरिंग द एस फेज एंड द सेल हैज इनफ न्यूट्रिएंट्स बिफोर कमिटिंग टू डीएनए रेप्लिकेशन। यही इंश्योर करेगा डीएनए अनडैमेज है या नहीं और सेल के पास इनफ न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं, किससे पहले, डीएनए रेप्लिकेशन से पहले, यही इंश्योर करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ अ ह्यूमन सेल आफ्टर एस फेज। एस फेज के बाद क्रोमोसोम नंबर क्या होगा ह्यूमन सेल का, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो। अभी बताया है ये तो मैंने यार, अभी बताया है, चलो जल्दी बता दो क्या होगा। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं भाई ह्यूमंस में, 46 ही तो होते हैं। अभी हमने क्या बात करी थी, एस फेज हो, देखो फिर से लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। आफ्टर द एस फेज क्या होगा, डीएनए कंटेंट डबल्स, डीएनए कंटेंट तो हो जाएगा डबल, किससे, जैसे कि फ्रॉम 2n to 4n। लेकिन भाई अभी बताया था, बट द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स 46, वो चेंज नहीं होगा, वो 46 ही रहेगा। नहीं लिखा पॉइंट तो फिर से लिख लो। फिर आगे बढ़ते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है हमारा आज का सिक्स क्वेश्चन। जल्दी से कर लो, चलो जल्दी जल्दी नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। In which phase of cell cycle does the replication of organelles takes place? जल्दी से बता दो, 5 सेकंड दूंगी, 10 भी नहीं दूंगी इसमें तो, वैसे तो 5 भी बहुत है। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, हमने अभी बात करी थी। जल्दी से बता दो कौन सा फेज होगा, कौन सा फेज होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो किस में होगा। In which phase of the cell cycle does the replication of organelles take place? ऑर्गेनल्स का रेप्लिकेशन कब होगा। एक पॉइंट मैं आपको भी दिखाती हूँ, देखो हमने अभी बात भी करी थी इसकी, एक मिनट, हमने अभी बात भी करी थी इसकी, एक सेकंड, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कहाँ दिखाए, डुप्लीकेशन ऑफ, एक मिनट, G2 फेज दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए इसमें तो हो गया हमारा डुप्लीकेशन सेल ऑर्गेनल का। एक चीज़ और आपको दिखानी है, एक मिनट, कहाँ गया वो पॉइंट, बेचारा मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, एक सेकंड, कहाँ गया, चलो बाद में दिखे, बाद में बताती हूँ, तब तक यही क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो जल्दी बताओ, तब तक इसका आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ, तो जल्दी से बता चुकी हूँ, इसका सही जवाब क्या होगा, जीवन फेस, जीवन फेस होगा भाई। अच्छा, अगर प्रैक्टिस सीरीज की क्लास नहीं ली हो तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत बेनिफिशियल रहेगी, हेल्पफुल रहेगी बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इन द फेस। चलो ये क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, किसे किसे पता है, कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा डीएनए अनवाइंड के लिए रेप्लिकेशन के दौरान फेज में, जल्दी से बता दो क्या होगा, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, आरएनए पॉलीमरेज, जल्दी से बता दो, किसी को पता है या नहीं पता। मैंने पहले ही बोला था कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे, तो लीजिए
जानने का वक्त आ गया है। कौन सा एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है डीएनए अनवाइंडिंग के लिए? कब? रेप्लिकेशन के दौरान फेज में। जल्दी से बता दो, पता है या नहीं, वरना मैं तो बताऊंगी ही। इसका सही आंसर है हेलिकेज। चलो देख लेते हैं क्या करता है ये। क्या करता है? ये ही करता है, अनवाइंड्स। क्या चीज? डीएनए डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स कब? एट द रेप्लिकेशन फॉक। रेप्लिकेशन के दौरान। अलाउइंग 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 डीएनए क्या करता है? अलाउ करता है डीएनए पॉलीमरेज को। किसके लिए? टू सिंथेसिस। क्या करे वो सिंथेसिस? क्या होगा? डीएनए के न्यू सिंथेसिस, न्यू स्ट्रैंड्स। जल्दी से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, नोट करने वाला पॉइंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से लिख लो। विच इज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इन द फेज? क्या होगा? हेलिकेज। यही करेगा अनवाइंड। Helicase unwinds the DNA double helix at the replication fork, allowing DNA polymerase to synthesis new strands. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द P53 प्रोटीन इन सेल साइकिल? पता है आप लोग को या नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से। नहीं पता हो तो मैं बैठी ही हूँ बताने के लिए। जल्दी से देखते हैं किसे किसे पता है और किसे नहीं, जल्दी बताओ। जल्दी बता दो किसी को पता है तो। इसका आंसर क्या होगा? इनिशिएट्स माइटोसिस, कंट्रोल सेल साइकिल चेक पॉइंट्स, रिपेयर डीएनए डैमेज, या फिर बोथ बी एंड सी। ABCD कोई बात नहीं, लिखना भूल गई, कोई बात नहीं, आप लोग तो समझदार हैं ही। लिख दूँ क्या? ABCD। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी। कंट्रोल भी करेगा सेल साइकिल चेक पॉइंट्स को और रिपेयर भी करेगा क्या? डीएनए डैमेज। चलो लिख लो थोड़ा सा। मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन के थ्रू भी हम कुछ चीज़ें समझेंगे। प्रैक्टिस सीरीज में भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया है तो जल्दी से कर दो ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। द P53 protein is a tumor suppressor that regulates द G1 checkpoint। क्या रेगुलेट करेगा? G1 checkpoint को। It halts the cycle to repair DNA or induces apoptosis। कब? if damage is severed। चलो जल्दी से इस पॉइंट को नोट कर लो। द P53 प्रोटीन इज अ ट्यूमर सप्रेसर दैट रेगुलेट्स द G1 checkpoint। इट halts the cycle to repair DNA और induce apoptosis if damage is severed। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर डैमेज रिपेयर नहीं होगा तो क्या होगा? एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जल्दी से लिख दो क्या रोल है P53 प्रोटीन का? ये कंट्रोल करेगा सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स को और रिपेयर करेगा डीएनए डैमेज को। नहीं कर पाता अगर रिपेयर तो क्या होता है? एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। इफ अ सेल हैज 32 क्रोमोसोम्स इन द G1 phase, हाउ मैनी क्रोमेटिड्स विल इट हैव आफ्टर द एस फेज? अगर सेल के पास 32 क्रोमोसोम्स हैं G1 फेज में तो कितने क्रोमेटिड्स होंगे? कब? आफ्टर द एस फेज। जल्दी बताओ, जल्दी 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 बता दो क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी बता दो क्या होगा, जल्दी बता दो यार। एक मिनट, नहीं बताया क्या किसी ने? चलो पहले इसमें से थोड़ा सा लिख लो क्या होगा। आफ्टर द एस फेज, आफ्टर द एस फेज
ईच क्रोमोसोम duplicates forming क्या फॉर्मिंग टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। हम पढ़ चुके हैं क्रोमोसोम में क्रोमैटिड्स सच द सॉरी सिंस द क्रोमोसोम हम पढ़ चुके हैं क्या होगा काउंट रिमेन्स 32 क्रोमोसोम्स तो वही रहेंगे ना रिमेन्स 32 द टोटल क्रोमैटिड क्या होंगे क्रोमैटिड कैसे काउंट होंगे डबल यानी कितने हो गए डबल मतलब हो गए 64। जल्दी से नोट कर लीजिए नहीं किया हो तो और ज़रूर बताइएगा आउट ऑफ 11 कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। क्लास कैसी लग रही है अच्छी लग रही है नहीं लग रही है प्रैक्टिस सीरीज का भी ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ डेली मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 11 AM क्लास अटेंड करनी है एंड सैटरडे इवनिंग 5 PM हम मिलेंगे प्रैक्टिस सीरीज में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th। एक मिनट Which checkpoint ensures that all chromosomes are properly attached to spindle fiber? कौन सा चेक पॉइंट है जो इंश्योर करेगा जो क्रोमोसोम्स हैं वो प्रॉपरली अटैच हो गए हैं स्पिंडल फाइबर से या नहीं। G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट, M चेक पॉइंट या फिर S चेक पॉइंट। ये सॉरी M चेक पॉइंट इसका आंसर होगा। M की तो हम अभी बात कर ही नहीं रहे हैं लेकिन चलो बता देती हूँ कोई बात नहीं जानने में क्या जा रहा है कल हम पढ़ेंगे वैसे इसके बारे में। ये ही होता है क्या स्पिंडल चेक पॉइंट भी इसको बोलते हैं स्पिंडल चेक पॉइंट। यही इंश्योर करेगा क्या करेगा इंश्योर क्या करेगा दैट ऑल क्रोमोसोम्स are properly attached to spindle fiber are properly attached to spindle fiber। कहाँ पे at the metaphase plate कब before moving anaphase। वैसे तो हम इसके बारे में कल बातचीत करेंगे पर ये क्वेश्चन चलो आ गया बाय मिस्टेक इसमें तो हम पढ़ लेते हैं कोई बात नहीं कुछ जा थोड़ी रहा है पढ़ने में। एम फेस में ही क्या होगा इसको हम स्पिंडल चेक पॉइंट भी बोलते हैं जो इंश्योर करता है सारे क्रोमोसोम प्रॉपर्ली अटैच हों स्पिंडल फाइबर पे स्पिंडल फाइबर से कहाँ पे मेटाफेस प्लेट में कब एनाफेस पे मूव करने से पहले। चल आगे बढ़ते हैं आप चाहे तो ये नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 11th है द माइटोटिक स्पिंडल इज कंपोज ऑफ विच टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन एलिमेंट। क्या होगा जो माइटोटिक स्पिंडल है वो कंपोज होंगे किस टाइप के साइटोस्केलेटल एलिमेंट से। जल्दी बता दो एक्टिन फिलामेंट्स इंटरमीडिएट माइक्रोट्यूब्यूल्स या कोलेजन फाइबर्स। जल्दी बता दो फटाफट इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स। देख लेते हैं ये हम पहले वैसे पढ़ चुके हैं या नहीं ये हमने अभी नहीं पढ़ा है चलो लिख लो। The mitotic spindle is formed by microtubules which help in क्रोमोसोम मूवमेंट। किस में मदद करते हैं क्रोमोसोम के मूवमेंट में और किस में मदद करेंगे क्रोमोसोम के मूवमेंट में और किस में करेंगे बता दो चलो सेल डिवीजन में करेंगे। द माइटोटिक स्पिंडल इज फॉर्म्ड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। किससे फॉर्म्ड होते हैं माइटोटिक स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल से जो मदद करते हैं किसमें क्रोमोसोम के मूवमेंट में और किसमें करते हैं ये करते हैं सेल डिवीज़न में। जल्दी से प्लीज़ नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ 11 कितने सही गए ये भी बताइएगा और क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा।
अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। चलिए आगे बढ़ें। आगे तो अच्छा क्वेश्चंस हमारे ख़त्म ही हो गए हैं। मैं यही कहूँगी, अच्छी लग रही हो क्लास देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हमें भी मोटिवेट करिए। हम आपको करेंगे, आप हमें करिए। और अच्छी लगी हो क्लास तो फिर कहूँगी प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगती है आपको हमारी क्लासेस, प्रैक्टिस सीरीज़। और मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, जो होगी कब? टुमारो मॉर्निंग 11 AM। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जो मैं हमेशा बोलती ही हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फैमिली ऑफ कोर्स। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना भी और फैमिली का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।